नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओवरी के कैंसर यानी कि अंडाशय के कैंसर के बारे में। फीमेल्स में होने वाले कैंसर्स में ये तीसरे नंबर पर आता है ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर के बाद, सर्विक्स के कैंसर के बाद। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो इसका जो इंसिडेंस है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, कि इसका मतलब है कि जितनी महिलाओं को पहले ओवेरियन कैंसर होता था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये कि ये अक्सर जब डायग्नोस होता है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ा सकें। इसका मतलब है कि इसके कुछ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स नहीं आते हैं। जब हमें पता चलता है कि पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है तो यूजुअली वो थर्ड या फोर्थ यानी कि फाइनल स्टेज पे होता है और उसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण किसी भी महिला को ओवेरियन कैंसर होने की संभावना औरों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और फाइनली जैसे कि हम हर वीडियो में बात करते हैं किस प्रकार के लाइफस्टाइल चेंजेस से, अपनी हैबिट्स के चेंजेस से हम खुद को ओवरी कैंसर से बचने के लिए कुछ हद तक प्रयास कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो पहले ये बात आती है इंसिडेंस की। इंडिया में अगर हम बात करें तो 1 लाख यानी कि 1 लाख में से 8 से 10 लोगों को हर साल डायग्नोस होता है नया ओवेरियन कैंसर। दिखने में तो ये नंबर बहुत कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1 लाख में से 8 क्या है, लेकिन जब हम इसे पूरी पॉपुलेशन पे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी 150 करोड़ से भी लगभग की आबादी है उसके पास ले जाते हैं, तो ये काफ़ी नंबर हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल्स में होता है क्योंकि ओवरी का कैंसर है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका कोई सिम्टम ही नहीं होता है, इसीलिए इसे डायग्नोस करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। कुछ फीमेल्स में देखने में आता है कि अगर आपको 50 ईयर्स से ऊपर है, मेनली जो एज ग्रुप रहता है वो 50 ईयर्स से ऊपर 50-60 के राउंड रहता है, पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि पीरियड्स बंद हो चुके हैं उसके बाद आता है। और जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो है ब्लोटेडनेस, मतलब आपको हर वक्त गैस गैस सी लगती है, आपको लगता है मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट जल्दी से भर जाता है, आपको ऐसा लगता है आपने बहुत सारा पानी पी लिया है, ये सिर्फ आपको लगता है। तीसरा सिम्टम जो आता है, आपको लगता है इनडाइजेशन है, मुझे खाना पच नहीं रहा है। चौथा सिम्टम जो कॉमनली आता है वो है कॉन्स्टिपेशन, हालांकि वो लेट फेजेस में आता है जब ओवरी के ट्यूमर का जो साइज है वो थोड़ा बढ़ जाता है और बड़ी आंत और आसपास के ऑर्गन्स पे दबाव डालने लगता है। और अगर ये यंग फीमेल्स में हो रहा है तो कई बार ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी कि पीरियड्स में जो दिक्कत है उसका भी सिम्टम एक बन के आ सकता है। और एक जो आखिरी में सिम्टम है वो हो सकता है पेट में पानी भर जाना, पेट अलग से फूल जाना या पेट में गांठ हो जाना, जो कि लास्ट की स्टेजेस में आता है। तो जो सबसे कॉमन एक सिम्टम है मैं आपको बताना चाहूँगी, वो जो फीमेल्स हमेशा इग्नोर करती हैं, आप देखिएगा मेनोपॉजल फीमेल्स में हमेशा कई बार आपने सुना होगा कि गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, एसिडिटी बहुत रहती है, तो वो कहीं पे जाके आपके ओवरी से भी रिलेटेड हो सकती है। उससे आप इग्नोर मत कीजिए, कि ये मत सोच लीजिए कि फिजिशियन ने कह दिया कि चलो एक रैंटैक ले लो, एक पेंटोसिड ले लो, उससे मेरा काम चल रहा है। आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। अगर आप मेनोपॉजल हैं, 50 साल से ऊपर हो गए हैं, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो सालाना एक अल्ट्रासाउंड आपको करवाना ही है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और जागरूक हैं, तो 50 ईयर्स के बाद हर साल या 2 साल में सिम्टम है चाहे नहीं है, अपना एक पेट का अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी जो बहुत शुरुआत में हम पकड़ लें और हम अपनी जिंदगी बचा सकें। ठीक, तो ये तो बात हुई सिम्टम्स की। अब इसे डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डायग्नोसिस में आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे चेक करके, जैसे गायनेकोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसे चेक करके हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर जो टेस्टिंग मोडालिटीज़ की बातें हैं तो वो ये आती है कि पहली जो होती है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, यानी कि गायनेकोलॉजिकल जैसे चेकअप करते हैं उस तरीके से एक नीचे के रास्ते से अल्ट्रासाउंड होता है, पेट के द्वारा भी अल्ट्रासाउंड हो सकता है। उससे अमूमन आपके शरीर में कोई भी लंप है, कोई भी गांठ है, कोई भी कैंसर बना पड़ा है, चाहे वो ओवरीज का हो, चाहे वो टेस्टिस का हो, चाहे वो प्रोस्टेट का हो या बड़ी आंत का हो या किडनी का हो, अमूमन आपको अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है। दूसरे फिर अगर पता लग जाता है कि गांठ है तो सीटी स्कैन करा जाता है। सीटी स्कैन का एडवांटेज ये रहता है कि ये आपको बहुत हद तक ये बता देता है कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है, नंबर 1। और नंबर 2 ये बता देता है कि जो गांठ है वो सादा तरह की गांठ है यानी कि बिनाइन गांठ है या मैलिग्नेंट है यानी कि कैंसर है। जो हमेशा जो भी ट्यूमर्स होते हैं या जो भी गांठ होती हैं, लंप होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। या तो बिनाइन, मतलब जिन्हें जो आपकी ज़िंदगी पे आपको मौत की तरफ नहीं ले जाएंगे, आपको
मारेंगे नहीं, यानी कि बिनाइन यानी कि सादा ट्यूमर है जिसको सिर्फ सर्जरी से निकाल देंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट, जो कि बहुत सारे शरीर में फैल जाते हैं, उनके सेल्स ब्लड में से फैलने लगते हैं, दूसरे ऑर्गन में कैंसर चला जाता है और उनसे आपका बचना मुश्किल है, आपकी ज़िंदगी जा सकती है। ये मोटे तौर पर 2 तरह की कोई भी लंप की हमने बात बताई है। तो डायग्नोसिस में सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। तीसरा आता है एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं CA-125। CA-125 एक तरह का केमिकल है जो हमारे बॉडी में कुछ तरह के कैंसर्स होने पे निकलता है। ये कैंसर सिर्फ ओवरी का नहीं होता, ये कैंसर हो सकता है आपके यूट्रस का, हो सकता है पैनक्रियास का, हो सकता है लंग्स का, हो सकता है और भी कई ऑर्गन्स का हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत कॉमनली ये ओवरी से रिलेटेड है। तो अगर ये इसके जो वैल्यू है 40 से ज़्यादा है तो आपको ओवरी की दिक्कत है या किसी और ऑर्गन की दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में कैंसर बन रहा है, कौन से ऑर्गन में पैथोलॉजी बन रही है। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई इसकी डायग्नोसिस की। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें ये होने की संभावना ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोटा जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। इसका मतलब फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को भी कैंसर हुआ है, मैं नहीं कहती कि सिर्फ ओवरी का कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यूट्रस का कैंसर हुआ है, या फिर बड़ी आंत यानी कि कोलन का कैंसर हुआ है, या पुरुषों में किसी को अगर प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है, तो आपको ये सभी कैंसर के साथ साथ ओवरी का कैंसर होने का खतरा और लोगों के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए होता है कि कुछ तरह की जीन्स होती हैं जो हमारे बॉडी में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं ओवम और स्पर्म के साथ। तो जब ये ट्रांसफर होती है तो इनके साथ साथ इनमें जो कमियां होती हैं, इनमें जो म्यूटेशन होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं, वो भी आपके बच्चों में चली जाती हैं और बच्चों से होते हुए वो और उनके बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में चली जाती हैं और ये जाके आपको कहीं पर भी कैंसर दे सकती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जिनके पास भी अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि अगर आपकी मम्मी पापा भाई बहन, या सेकेंड डिग्री रिलेटिव यानी कि मौसी चाचा या और दूर के रिश्तेदारी में या कजिन बहनों में कहीं पे भी अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, कोलन यानी कि बड़ी आंत की कैंसर की हिस्ट्री है, तो आप प्लीज़ एक जेनेटिक काउंसलर से जरूर मिलें। आपकी जीन्स का हमें एग्जामिनेशन करना होगा, क्रोमोसोम एनालिसिस होगी, और अगर आप में उसी तरह की कोई जेनेटिक दिक्कत पाई जाती है तो हम बहुत पहले आप में होने वाली उस बीमारी को रोक सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो जीन्स है उनके नाम है, एक बहुत कॉमन है BRCA1 और BRCA2। इसका एसोसिएशन रहता है ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर में और साथ में यूट्रस के कैंसर में। तो जब हमें इसके साथ जो फ़ायदा वो ये है कि अगर जेनेटिक काउंसलिंग करके ये जीन पता लग जाए तो ये जीन वाले लोग पहले से ही अपनी ब्रेस्ट को निकलवा सकते हैं या यूट्रस और ओवरीज को निकलवा सकते हैं अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद। इसका एग्जाम्पल है फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि है एंजेलिना जोली, जिन्होंने अपनी ब्रेस्ट निकलवा दी थी, मैस्टेक्टमी करवा देती थी, क्योंकि उन्होंने ये पाया था जेनेटिक काउंसलिंग में कि जो BRCA1 जीन है वो उनमें पॉजिटिव है और उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी है। तो इसी तरीके से दूसरा जो एक जीन होती है वो होती है HNPCC। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को और भी मिल सकता है डिटेल में। ये कॉज करती है लिंक सिंड्रोम और इसका जो रिलेशन है वो है ब्रेस्ट, बड़ी आंत यानी कि कोलन और ओवरी के कैंसर के साथ। तो जब ये तीनों कैंसर में से कोई भी एक कैंसर आपके परिवार में दूर तक भी किसी रिश्तेदार को है तो प्लीज़ प्लीज़ आप एक जेनेटिक साइंटिस्ट से, एक जेनेटिक काउंसलर से मिलिए, अपने टेस्ट करवाइए और देखिए कि आपको इस तरह का कैंसर होने का खतरा कितना है। अगर खतरा है तो समय रहते हुए आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, अपना यूट्रस निकलवा सकते हैं। कोलन का कैंसर होने की संभावना है तो आप लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। हर साल कोलोनोस्कोपी करा के आप जान सकते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं बन रहा। उसे बहुत बहुत शुरुआती स्टेज पे अगर हम पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हम कैंसर को हरा सकते हैं और निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी की लॉन्गेविटी जो है, अपनी जो लाइफ है उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो मेरी रिस्क फैक्टर्स में पहला रिस्क फैक्टर्स फैमिली हिस्ट्री का हुआ, दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापा यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जो बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होता है तो वो नॉर्मल है, 25 से 27 होता है तो ओवरवेट है और 27 से अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापा में आपके शरीर में इतने तरह के हार्मोन्स और जीन्स बदल जाते हैं कि वो कई तरह के कैंसर, कई तरह की बीमारियां जैसे कि BP, शुगर, थायराइड करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा यानी कि ओबेसिटी है उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने वेट को हेल्दी रेंज में रखिए, ये सब आपको मदद करेगा कैंसर से बचने के लिए। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन बाद के स्टेजेस में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। और इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में
कि जितनी भी चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करिए, अपना वेट को कंट्रोल में रखिए। और एक और रिस्क फैक्टर वो ये आता है नली पैरिटी, यानी कि एक भी बच्चा नहीं होना या कम बच्चे होना। तो जिस इंसान के अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें काफ़ी एडवांटेज मिलेगा ओवेरियन कैंसर में, बजाय उन लोगों के जिनके कम बच्चे हैं। क्योंकि बच्चे ज़्यादा होने से ओवरीज को रेस्ट मिलता है और उनमें ओवुलेशन कम होता है, तो उसमें कैंसर की संभावना कम होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिस्क फैक्टर्स में ओवरी को जहाँ रेस्ट मिलता है वो ज़्यादा अच्छा है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किसी भी तरह से हम कोशिश करके अगर अपनी ओवरीज को रेस्ट देंगे, वजन को कम करेंगे और जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, तो हम ज़रूर बच सकते हैं ओवरी के कैंसर से, और नहीं तो अर्ली डायग्नोसिस से अपनी जान तो बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। नमस्कार।